आइए दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियां हैं उस पर। क्या है राष्ट्रीय आय का मापन? क्यों राष्ट्रीय आय की माप की शुरुआत हुई? राष्ट्रीय आय के मापने से क्या मिलता है? क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के लिए यह आवश्यक है? राष्ट्रीय आय के माप की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आय के माप के कारण क्या हैं? किन कारणों से उसकी माप की जाती है? हम इन विभिन्न बिंदुओं पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था उनका नाम था प्रोफेसर वी के आर वी राव ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का काम किया। जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस नाम के व्यक्ति के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। पीसी महालनोबिस उसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आय समिति उनकी अध्यक्षता में गठित की गई, जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। पीसी महालनोबिस ने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी बीच क्या हुआ कि इस कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए और ठीक ढंग से करने के लिए एक अस्थायी संगठन स्थापित किया गया, जिसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार देश के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अपना काम करती है। उसी में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करती है और वर्तमान में भी यही संस्था राष्ट्रीय आय से संबंधित हम जितने बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, यही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े को प्रस्तुत करती है। तो 1951 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना होती है और उसी के माध्यम से आज तक राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए जितने प्रकार के आंकड़े की आवश्यकता होती है वो तमाम आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। चूँकि पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को आता है, यानी पीसी महालनोबिस 29 जून को जन्म दिवस मनाए जाते हैं, इसलिए इसी दिवस को 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां क्या हैं? हम राष्ट्रीय आय की मापन मूलतः प्रमुख रूप से 3 विधियों के माध्यम से करते हैं। पहला विधि क्या है? उत्पाद विधि। उत्पाद विधि जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड इसकी पहली विधि है। दूसरी विधि है आय विधि, जिसको हम लोग इनकम मेथड कहते हैं। और तीसरी है व्यय विधि, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो इन तीनों मेथड के माध्यम से, इन तीनों विधियों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। उत्पाद विधि क्या है? वैल्यू एडेड मेथड या उत्पादन विधि क्या है?
उत्पादन विधि के अंतर्गत मुख्यतः 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी उत्पादन विधि को, वैल्यू एडेड मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों से एक वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है। एक वर्ष में देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उसकी गणना की जाती है। इस विधि में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, हमने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन को प्राथमिक क्षेत्र में, उत्पाद विधि का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें शामिल किया जाता है। इसका जीडीपी में, ये जो 3 क्षेत्र बताया हमने, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन, इन 3 क्षेत्रों से भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 14% जीडीपी प्राप्त होता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। ये द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? निर्माण कार्य, विनिर्माण, गैस एवं जलापूर्ति आदि द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में या राष्ट्रीय आय में क्या है? इसका जीडीपी में लगभग 28% योगदान होता है द्वितीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सेवा क्षेत्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसका जीडीपी में लगभग योगदान 58% यानी 58% होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो हम लोग जीएनपी जिसको कहते हैं, इसको जीएनपी भी आप कह सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है आय विधि, जिसको मैंने कहा था कि इनकम मेथड है। इनकम मेथड क्या है? इस विधि में देश के विभिन्न वर्गों द्वारा, देश के अंतर्गत विविध क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोग हैं, तो देश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। इनकम मेथड में सारे लोगों द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो आय अर्जित किया जाता है उस आय को जोड़ा जाता है। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक निश्चित अर्थात दिए हुए वर्ष, दिए हुए समयावधि में विभिन्न क्षेत्रों, देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मजदूरी एवं पारिश्रमिक, विदेशों से साधन की शुद्ध आय, लाभांश, लगान, किराया, ब्याज, सरकारी उद्यमों के लाभ, अतिरिक्त लाभ, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, स्वनियुक्त सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको हम लोग कहते हैं, के अतिरिक्त या इसके अलावे समग्र योग जो है, विविध क्षेत्रों से आने वाले समग्र योग को इसमें शामिल किया जाता है। यानी मजदूरी एवं पारिश्रमिक, विदेशों से साधनों की शुद्ध आय, लाभांश, लगान और किराया, सरकारी उद्यमों के लाभ, अतिरिक्त अंशदान, स्वनियुक्त सेल्फ एम्प्लॉयड आय इत्यादि को के समग्र का योग है यह, जिसको हम लोग आय भी कहते हैं। इसे सकल राष्ट्रीय आय GNI, ग्रोस नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि उत्पाद विधि को हम लोग GNP कहते हैं, आय विधि को हम लोग GNI कहते हैं, और तीसरा क्या है? व्यय विधि है। व्यय विधि क्या है?
इस विधि के अंतर्गत किसी दिए हुए वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा आयातों पर किया गया व्यय समग्र का योग माना जाता है। इसे सकल राष्ट्रीय व्यय अर्थात GNE कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने 3 रीजन समझा, माप की 3 विधियों को समझा। अब हम यह समझना चाहते हैं कि इसके कारण क्या है, राष्ट्रीय आय के अध्ययन के क्या कारण हैं, क्यों राष्ट्रीय आय का अध्ययन आवश्यक माना जाता है, उसके कारण को भी हम लोग समझें। तो राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के अथवा राष्ट्रीय आय के लेखांकन के कई कारण हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण 5-6 कारणों पर चर्चा करेंगे आपसे। पहला कारण है कि देश के आर्थिक विकास की गति की माप के लिए देश किस गति से विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति क्या है। तो देश के आर्थिक विकास की गति की माप के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आर्थिक विकास की गति की तुलना करने के लिए एक देश का दूसरे देश से तुलना करना है, उसके आर्थिक विकास की गति की तुलना करना है। आर्थिक विकास के गति को तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। जब तक हम राष्ट्रीय आय का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम एक देश दूसरे देशों के साथ या दुनिया के दूसरे देशों के साथ उसके आर्थिक विकास की गति का माप नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरा कारण है कि हम दूसरे देशों के आर्थिक विकास की गति को मापने के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, उसका यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है। क्षेत्रीय विकास की समीक्षा कैसे करेंगे हम लोग? किस गति से क्षेत्रों का विकास हो रहा है, किस गति से क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, या उसके विकास की गति क्या है, पैमाना